So I am here today with Dr. Sunil Godpure, who is a developmental pediatrician based in Pune. He runs Chiranjeev Diet and Child Developmental Center here, as well as Small Steps Child Developmental Center in Pune. So today we're going to be talking about a couple of interesting things. So Dr. Godpure actually has a different way of therapy, which is the parent first module, where the parents become tutors at home as well, which is a really interesting way of going about therapy. So we're going to be talking about that, as well as online learning and how he views children with autism and ADHD and how he helps them. सर आप पहले बताइए ऑटिज्म और एडीएचडी में फ़र्क क्या है? सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए दोनों चीज़ें हैं क्या, अलग अलग है. पहले ऑटिज़म और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये क्या है पहले समझ लेते हैं. एडीएचडी माने अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर किया समझ लेते हैं. ऑटिज़म माने क्या, इट इज़ अ बाय डेफिनेशन दोनों तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स है, पर ऑटिज़म में बच्चों में सोशल कम्युनिकेशन माने समाज में संवाद करने में दिक्कत आती है एंड उसके साथ उनका स्पीच कम रहता है. तो द DSM-5 क्राइटेरिया में बोलते हैं एक ग्रुप में सोशल कम्युनिकेशन और दूसरे ग्रुप में रिपीटेटिव बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट, ये सब ऑटिज़म का पार्ट रहता है. वे ऑटिज़म के बच्चों का सबसे खासियत क्या है, उनको आंखों में आंखें दे के बोलना आता नहीं, सो दे कैन नॉट कनेक्ट, आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं रहता. वैसे भी उनका स्पीच कम रहता है एंड उनमें बिकॉज दे कैन नॉट कनेक्ट विद पीपल, तो लोगों के साथ का इंटरेक्शन, बच्चों के साथ खेलना, ये सब उनमें प्रॉब्लम आता है. और उन्हीं चीज़ों में बार बार अटक के रहने का है. तो मुझे कार्स के साथ खेलना है तो मैं कार के साथ ही खेलता रहूँगा, तो रिपीटेटिवनेस ये ऑटिज़म का हाईलाइटिंग पार्ट है. ओके. सो इट्स मोर ऑफ अ कनेक्टिविटी डिसऑर्डर. नाउ ADHD क्या है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी, जैसा नाम ही बोलता है, इन बच्चों का फोकस कम रहता है. सो टीचर एक सिखा रही है, इसका ध्यान कि इधर है, और अभी ऑटिज़म के साथ थोड़ा कंपेयर करते करते बोलते हैं वहाँ पे भी फोकस नहीं रहता, लेकिन वो अपने खुद में स्वमग्न, दे आर इंडल्ज इन देमसेल्व्स, इसके लिए उनका फोकस नहीं रहता. Okay. यहाँ पे ADHD बच्चों का क्या रहता है, मुझे ये दिख रहा है लेकिन उस वक्त मुझे वो भी दिखता है, तो इसलिए मेरा फोकस चला जाता है. डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा होते, ये अंदर रहने वाले वो बाहर जाने. सो ऑटिज़म्स आर मोर इंटरनलाइज्ड, ADHD आर मोर एक्सटर्नलाइज्ड. ADHD का दूसरा कंपोनेंट क्या, हाइपर एक्टिव, रेस्टलेसनेस, यहाँ से वहाँ घूमते रहते, एक जगह पे टिकते नहीं. लोग बोलते हैं उसको नीचे से मोटर लगी हुई. सो दैट इज़ अ टिपिकल पार्ट. तो अभी यहाँ पे था, वहाँ पे चढ़ के बैठेगा, दैट इज ADHD. अभी यहाँ पे ऑटिज्म के बच्चे भी दे आर ऑल्सो रेस्टलेस, लेकिन दोनों का रीज़न अलग है. मुझे यहाँ पे बैठ के क्या करना है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं घूम रहा हूँ, दैट इज ऑटिज्म. ओके. बट मुझे यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं भागता हूँ. वहाँ से जाते जाते मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए भागता रहता हूँ. तो ऑटिज्म के बच्चों के मूवमेंट को पर्पस नहीं रहता. वो भी हाइपर रहता है, बट ADHD के बच्चों के मूवमेंट को पर्पस रहता है. सो दीज आर विदाउट पर्पस. रेस्टलेसनेस वाला ऑटिज्म में ज्यादा वो रेस्टलेस और यू नो आई डोंट नो हाउ टू सिट, ऐसे मैं एक जगह पे टिक ही नहीं सकता, क्या करूँ ये समझ नहीं आता. दोनों में रेस्टलेसनेस है, लेकिन एक के रेस्टलेसनेस में समझ नहीं आ रहा है इसलिए रेस्टलेस है, और ADHD का इतना मुझे ये भी दिख रहा है, वो भी आई एम एक्सप्लोरिंग अ लॉट. सो दैट इज अ टिपिकल डेफिनेशंस ऑफ बोथ द थिंग्स. और एक छोटा सा पार्ट है, ऑटिज्म स्टार्ट्स वेरी अर्ली टू मैनिफेस्ट. Okay. उसका डायग्नोस्टिक टाइम ही 18 मंथ्स के आगे पीछे, 18 मंथ्स टू 30 मंथ्स में. वेरी अर्ली, राइट? दैट इज व्हाट वी शुड बी डायग्नोसिंग, और यही तो हो नहीं रहा है. इसके पापा 3 साल के बाद बोलने लगे रुको, ये जो आपने के लिए वेट एंड वॉच पॉलिसी है ना, यहाँ पे ऑटिज्म के केसेस के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं. तो ऑटिज्म्स आर अर्लियर डायग्नोस्टिक्स. वेल ADHD द डेफिनेशन सेज नॉट बिफोर 5 years यू शुड बी डायग्नोसिस, बट ADHD के लक्षण वो भी जल्दी दिखने लगते हैं. सो मम्मा बोलती है कि ये बच्चा बहुत जल्दी एक जगह पे टिकता ही नहीं, बहुत इन द अर्ली डेज ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो थिंग, बट वी कैन नॉट डायग्नोस on official test before 5 years in ADHD. There are no criteria by which we can suggest that the child is at risk of ADHD. हाँ, ये सब manifestations But है. as against that, autism का the world standard test is at 15 months, the MCHAT. सबसे पहले कब करनी चाहिए, at 15 महीने. But ADHD हम कर नहीं सकते. Autism diagnosis early रहता है, ADHD bit late रहता है. So that is a difference between both the things. अंडरस्टूड. तो ये इन दोनों चीज में बिहेवियर और डेवलपमेंट में क्या फर्क रहता है? Okay, so a very very important question, because that is we can really differentiate these two things. तो ऑटिज्म के बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मैं मेरे में खुश हूँ, मैं मेरे मन का मालिक हूँ, दैट इज ऑटिज्म. सो जब तक मैं मेरी दुनिया में हूँ, मेरे जैसा हैप्पी कोई नहीं, और इसके लिए इसमें किसी ने ट्रबल किया तो मैं गुस्सा करने वाला हूँ. तो माँ बोलती है एक जगह पे बैठ, मेरी तरफ देख,
मैं क्यों देखूँ? So that is the way the behavior starts, because you're disturbing my My peace of sanctity, mind, yeah. my space of mind. So इसमें that is the way the behavior start appearing in autism. तो मुझे कुछ मेरे मन के अगेंस्ट कुछ करने को बोलेंगे तो मैं चुप नहीं बैठा, then I go shout, I go scream, I They do will throw a tantrum. all and tantrums and everything will start. इनके बिहेवियर का और एक अलग से रीजन रहता है, that is I call it a FABS movement. तो पहला फैब्स का मतलब क्या है? दैट्स व्हाट आई ऑलवेज लाइक टू टेल पीपल. द फर्स्ट एफ स्टैंड्स फॉर फ्रस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन. मुझे कम्युनिकेट करना आ नहीं रहा है और मुझे कुछ तो आपको बोलना है. मुझे भूख लगे, मैं मामा को बोल नहीं सकता, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं रोने वाला हूँ. फ्रस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मेरा बिहेवियर इरप्ट होने वाला. देन ए स्टैंड्स फॉर एंग्जाइटी. ये जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट मेरे लिए अनईजी करने वाला. ये बहुत सारे लोग है, छोटी स्पेस है, कॉम्पैक्ट है और ये सब स्ट्रेंजर्स है. सो वापस ये मेरे लिए एक्सेप्टेंस नहीं है. आई बिकम एंक्शियस, आई स्टार्ट क्राइंग. सो दैट इज़ द ए पार्ट ऑफ इट. दूसरा ये रहता है अटेंशन सीकिंग. मेरी तरफ ध्यान दो. ये तो हर दुनिया में हर मनुष्य का स्वभाव है, मेरी तरफ ध्यान दो. Correct. We all want to be seen. We all want to be seen. So that attention seeking is another cause of behaviors in autism. And then the B stands for boredom. एक जगह पे बैठा हूँ, मैं बोर हो गया हूँ. टिपिकली बच्चों का ये देखते हैं स्कूल के जो प्रेयर का टाइम रहता है उनके लिए वो बोर्डम रहता है. आप और हमें भी होता है, तो उनको तो होने वाला है. एंड देन दे स्टार्ट मूविंग अराउंड, दे स्टार्ट थ्रोइंग टैंट्रम्स एंड रैंडम. एंड देन द एस स्टैंड्स फॉर द सेंसरी इश्यूज. आवाज़ सहन नहीं होना, चिपचिपी चीज़ों से अवॉइड करना है, विजुअल फ्लैशेस ऑफ लाइट हो गए, मूवमेंट ज़्यादा हो गई और मूवमेंट नहीं हुई. सो ऑल दो सेंसरी इश्यूज, दैट इज़ अनदर कॉज. बट ये बिहेवियर कम रहता है मेल्टडाउन्स, जिसको सेंसरी इश्यूज बोलते हैं. बट पीपल लुक एट इट एज अ पार्ट ऑफ बिहेवियर ओनली. सो दिस इज द फैब्स वे ऑफ बिहेवियर्स इन ऑटिज्म. This is so interesting. So this F is for frustration of communication, फिर A is for anxiety, फिर another A for attention. फिर B for boredom and S for sensory issues. So ये चारों मिलके we look at the causes of behaviors in autism. This is the first time I've heard this acronym. Yeah, this is my. I'm proud to say that this is my. That's actually a great way to explain it. It sums it up easier perfectly. way to understand. Yeah. So that is one way to look at it. When it comes to ADHD, now उनके behavior का राज कुछ अलग है. मुझे आप एक जगह पे बिठा ही नहीं सकते क्योंकि मैं अंदर से मूर्ख हूँ ना. So if you make that child sit at one place against their wish, I'm going to throw a tantrum. That is one part. इसका दूसरा कंपोनेंट क्या रहता है? वहाँ पे भी एंग्जाइटी रहती है. तो ये एंग्जाइटी क्यों रहती है? क्योंकि अभी मुझे हजार चीज़ें करना है. एक्चुअली आई एम इंटेलिजेंट, आई कैन थिंक, आई कैन राइट, आई कैन डू, बट मेरा बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ फोकस एंड हाइपर एक्टिविटी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ एंड सब मुझे गालियाँ देते हैं. देन आई बिकम एंक्शियस. तो ये मेरा वहाँ पे भी होने वाला है. वहाँ पे भी अटेंशन सीकिंग रहने वाला है. ADHD बच्चों को बहुत प्यार चाहिए रहता है. दे वांट पीपल. नाउ दैट्स द डिफरेंस. ऑटिज्म के बच्चों को लोग पसंद ही नहीं है. यहाँ पे मुझे लोग चाहिए, लोगों ने मुझे स्वीकार करना चाहिए. आई वांट पीपल टू लुक एट मी, आई वांट पीपल टू अप्रिशिएट मी. ये नहीं हो पाता एंड दैट इज़ अ कॉज दे बिकम एंक्शियस एंड बिहेवियर शुरू होते हैं. देन द अदर पार्ट इज द डिस्ट्रैक्टेबिलिटी. बिकॉज दे आर डिस्ट्रैक्टेबल तो एक जगह पे टिकते नहीं. एंड देन नाउ दैट इज कॉल्ड एज अ, तो मैं दूसरा क्या कर रहा है, उसका क्या चल रहा है, इसमें मैं ध्यान देना शुरू करता हूँ. देन आई डिस्टर्ब पीपल एंड दैट इज अनदर वे द बिहेवियर स्टार्ट. जहाँ पे स्कूल में दिक्कत है, बाकी बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा है, पढ़ने देता. सो दैट इज अ थिंग विच इज नो. स्कूल में क्या, सब स्कूल के टीचर को लगता है बच्चे भगवान जैसे एक जगह पे बैठे और टीचर का सुने. और ADHD का हाइपर एक्टिविटी का मतलब क्या है? मैं एक जगह पे टिकने वाला हूँ. हाइपर एक्टिविटी इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम. दैट इज अनदर पार्ट वी नीड टू बी looking at when it comes to hyper. And because of that hyperactivity and distractibility, there's one more thing that comes is they tend to unknowingly disturb and destruct. तो उनको चीज़ें तोड़ मोड़ना अच्छा लगता है कि दे वांट टू एक्सप्लोर एंड अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो चीज़ें टूट जाती है, फेंकते हैं. दे ट्राई विथ एवरीथिंग. सो जैसे मैंने फैब्स बोला ऑटिज्म के लिए, यहाँ पे ADHD. A stands for anxiety and attention. D stands for distractibility. H stands for hyperactivity and disturbing others, and D stands for disturb and distract. So these are the 4 ways their behaviors come in picture. Oh, wow. Okay. This is I mean it's really nice the way you've put it, because it all fits into the acronym and it explains so perfectly कि क्या हो रहा है. We can remember it better. अपनी मेमोरी के लिए अच्छा काम करते हैं. जी बिल्कुल. तो ये डेवलपमेंट में कैसे अफेक्ट करता है बच्चे को? Development का ये another thing which is we all go through the same process. So
एक अभी ऑटिज्म के एग्जांपल से लेते हैं कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है जब बेबी जन्म लेता है, हाउ द चाइल्ड कनेक्ट्स, ही कनेक्ट्स विद द क्राई. सो पहले का पार्ट रहता है रोने से शुरुआत होती है. सो ऑटिज्म के बच्चों के जो रहता है, सो द बेबी स्टार्ट्स विद क्राई, बेबी स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद द क्राई. फिर बेबी बाय 2-3 मंथ सोशल स्माइल आता है. सो चाइल्ड स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद द फेस. देन चाइल्ड स्टार्ट्स moving the body, so child connects with the gestures. Okay. Then child starts creating voices, आवाज वह 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 करने लगता है, babbling. Then childs go for bisyllables, and then comes the first word, and then comes the sentence, and then comes the written language. I want everybody to go through this sequence. अभी इसमें कुछ भी अड़चन हो गई, so this developmental line जो है इसमें अटकाव आना is autism. तो what happens, child may just communicate with the cry, but facial expression नहीं रहता. He just looks blankly or sees through the person. So ये developmentally यहाँ पे पहला होता है. तो one of the earliest part of diagnosis is a undifferentiated cry. किसी भी मम्मा को, आपको भी पता होगा कि किसी भी मम्मा को अपने बच्चे के रोने का कारण समझता है, जो पापा को कभी समझता है. करेक्ट. तो ये अभी खाने के लिए रो रहा है, ओके, नींद के लिए रो रहा है करके सुसु वगैरह, ये मम्मा को समझता है. सो ये जो क्राई डिफरेंशिएटेड रहता है, ऑटिज्म के बच्चों का अनडिफरेंशिएटेड क्राई रहता है. सो वन ऑफ द वेरी अर्ली साइन जो आजकल हम सोचते भी नहीं, हम उल्टा देखते हैं. जब हम पूछते हैं कि ऑटिज्म के बच्चे को 30 मंथ्स को डायग्नोस हुआ, और जो मैं मम्मा को पूछता हूँ कि आपको उसके बच्चे का रोने का कारण समझता था, she used to say no, I was unable to get these causes. So these are undifferentiated, the earliest indicator that the child may be having. I think this is a great, I mean, this is not widely talked about. Absolutely. Surprisingly. So we Nobody can think from that point. Yeah. दूसरा पार्ट रहता है सोशल स्माइल. कोई भी नया आदमी आता है तो बच्चा उसकी तरफ स्माइल देता है, पर ऑटिज्म के बच्चों को वो स्माइल भी एक तो रहता भी नहीं, और रहेगा तो भी वापस ब्लैंक स्माइल रहता है. इट्स नॉट अ कनेक्शन स्माइल. सो द हिट इज कनेक्टिविटी. Correct. सो ये बच्चों का, मैं तो बोलता हूँ ऑटिज्म के बच्चों की होशियारी का, इंटेंस का प्रॉब्लम नहीं है. द प्रॉब्लम इज विद द कनेक्टिविटी. तो मेरा ऑटिज्म का खुद का डायग्नोसिस है कि व्हाट इज ऑटिज्म. है तो आईफोन, नेटवर्क इशू. सो दैट कनेक्टिविटी नहीं है. Correct. सो आई वांट एवरीबडी टू रिमेंबर दिस. ऑटिज्म को मैं कभी बोलूँगा नहीं कि ये बुद्धू है, ये इंटेलिजेंट नहीं. द चाइल्ड इज क्वाइट स्मार्ट, Highly intelligent, हाईली but then they're not इंटेलिजेंट हो able to सकते connect हैं, to us. कनेक्ट ही नहीं होते. तो उनका इंटेलिजेंट, और इनका जो नेटवर्क का भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, उनका घर में नेटवर्क अच्छा रहता है. हमारे जो मोस्ट ऑफ द नेटवर्क्स रहते हैं वो बाहर अच्छे रहते हैं, घर में नहीं रहते. इनका घर में अच्छा रहता है, घर के बाहर नहीं. सो दे मे बी कनेक्टेड वेल विद द पेरेंट्स बट नॉट विद द पीपल. सो ये उनका नेटवर्क का इशू होता है. सो ये जो होता है, ये कब शुरू हो जाता है, पहले कुछ महीनों में होता है. तो फर्स्ट 1 to 1.5 years में जब ब्रेन का वायरिंग, जो हम बाद में डिटेल में करेंगे, उस वक्त स्टेप कम्स बाय द डेवलपमेंट स्टेप पहले आई नहीं तो दूसरे आएंगे कैसे. तो अगर वो पहले से जेस्चर कनेक्शन नहीं है, जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं, वो आएगा नहीं तो वर्बल पे कैसे आएगा. यहाँ पे एक थेरेपिस्ट के लेवल पे, पेरेंट के लेवल पे गड़बड़ हो जाती है. एवरीबडी वांट्स द चाइल्ड टू से वर्ड्स. बेटा आपका नाम बोलो. कोई भी नया आदमी आता है, चलो बेटा आपका नाम बोलो, हाय बोलो, हेलो हाय बोलो, बोलो. नाम तो वी बोलो. ऑल गो फॉर दैट वर्बल. Correct. बट वी शुड बी थिंकिंग ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फर्स्ट, क्योंकि डेवलपमेंट स्टेप बिगेट स्टेप. सो पहली स्टेप आने के बाद ही दूसरी स्टेप आने वाली. तो जब हम थेरेपी भी शुरू करते हैं और पेरेंट जब काम करना चाहते हैं, दे शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कनेक्टिंग विद द चाइल्ड. कम्युनिकेशन इज अ बिगर सर्कल. Joint attention. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड उसमें एक छोटा कंपोनेंट स्पीच है. एक थोड़ा सा ह्यूमरस वे से बोलते हैं कि हस्बैंड वाइफ दे कम्युनिकेट ईच अदर विद बॉडी लैंग्वेज. Correct. एंड जब वो बोलते हैं तब झगड़ा करते हैं. तो इसी तरह से पहले नॉन वर्बल पे फोकस करो, Yeah. एंड देन दैट इज अ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन ऑटिज्म. सो दे गेट द प्रॉब्लम्स एट दैट 9 months 12 months. यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होने पे. तो आजकल की जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें आई ट्रैकिंग आ रहा है, अलग अलग तरीके से नए तरीके से बच्चों की तरफ देखने के. पेरेंटल ऑब्जर्वेशंस इज द बेस्ट वे टू डायग्नोस ऑटिज्म इन अ क्लिनिकल. सो ये हो But गया उसमें ऑटिज्म awareness भी के. बहुत important है ना. दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. माइलस्टोन्स में गड़बड़ होना, ये उनका इंपॉर्टेंट रहता है. अभी ADHD का they bypass all that. They're all moving together very well on the early. They start, most of the time they start speaking early. They start talking, walking early. They're very fast in their movement. जहाँ पे ऑटिज्म के बच्चे कभी कभी क्रॉल नहीं करते. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑटिज्म के बच्चे मिस भी करते हैं. ADHD में नहीं होता, उनके डेवलपमेंटल माइलस्टोन अच्छे रहते हैं. बट नाउ जब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक्सप्लोजिव डेवलपमेंट शुरू हो जाता है 3 4 5 years में,
उस वक्त द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लेवल की वायरिंग में गड़बड़ होने लगती है. सो उनके जो नेक्स्ट स्टेप ऑफ डेवलपमेंट है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरमेंट, 3 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, जिसको हम आता माझी सटकली एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये ADHD बच्चों का लोचा है. तो उनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन डेवलपमेंट, सो मैं आपके साथ वहाँ पे अटेंशन आता है, मेमोरी आता है, कंसंट्रेशन आता है, सिटिंग आता है. So everything that your prefrontal cortex is responsible for, Absolutely. So it's a basically. frontal cortex is the ADHD component. Okay. When it comes to autism, it is the central limbic system. So that is, I think we That's can. why the emotion regulation is not there. Absolutely right. So that is what we can look at the way the. Can you tell me more in detail about मतलब brain में क्या फर्क है? Okay, I think that's the way it comes automatically. So दोनों में कुछ ना कुछ ब्रेन में लोचा होता है, आपने को पता है. इन ब्रेन डेवलपमेंट में जो ऑटिज्म में क्या होता है और ADHD में क्या होता है. तो ऑटिज्म का जो ब्रेन डेवलपमेंट, इट इज इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड सेंट्रल पार्ट में लिम्बिक सिस्टम, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब एरियाज में रहते हैं. सो दिस इज वन पार्ट. वाइल इन ADHD द प्रॉब्लम इज इन द prefrontal cortex. So the development of the frontal cortex, that is where the things go wrong. In autism, there is very interesting thing. All the departments are there. तो उनके सुनने वाला डिपार्टमेंट है. दे कैन सी, दे कैन लिसन, दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन टॉक, दे कैन एक्ट. बट ये पांचों डिपार्टमेंट टिपिकल गवर्नमेंट मशीनरी जैसे रहते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं रहते. तो सुन के समझ के बोलना. So ये जो लॉन्ग ट्रैक्ट्स है, so long tracts, now what they are finding out in the neuroanatomy by various technology is a long tracts नहीं डेवलप. लोकल बहुत अच्छा रहता है, बट लॉन्ग कनेक्टिविटी. सो मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स का मेरे फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ऑडिटरी कॉर्टेक्स का विजुअल कॉर्टेक्स, ये कनेक्टिविटी अच्छी नहीं रहती. सो दैट इज व्हाई दे गेट fired up, and that is the problem these kids are having. In ADHD यहाँ पे कुछ खेल अलग है. तो ADHD में द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इमोशनल ब्रेन पे और रेगुलेटरी ब्रेन पे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे कंट्रोल नहीं. आई ऑलवेज गिव एन एग्जांपल कि एक बच्चों की बहुत लाडली, चहेती, चुलबुली टीचर है, एंड वो टीचर है एंड वहाँ पे खड़ूस स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल. जब वो टीचर एंड बच्चे रहेंगे तो वो टीचर बच्चों के साथ मस्ती करती है एंड पूरा हल्ला गुल्ला सब मजा रहता है क्लासरूम में. दैट इज द वे द ADHD इज प्रेजेंट. सो द टीचर इज दैट एमिगडाला इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन. बट अभी ये टीचर जब ऐसे बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला करती है एंड प्रिंसिपल वॉक्स फ्रॉम द कॉरिडोर, टीचर को वो दिखती है एंड देन टीचर कंट्रोल्स द चिल्ड्रन एंड फिर क्लासरूम शांत हो जाता है. दैट इज हाउ द फ्रंटल कॉर्टेक्स कंट्रोल्स द central part of the executive function of the brain, and the brain is calm and steady. Understood. अभी ADHD में ये कनेक्शन मिसिंग है. अच्छा. So the prefrontal cortex का एमिगडाला पे जो कंट्रोल, प्रिंसिपल का टीचर पे कंट्रोल नहीं, एंड फिर दुनिया फिर मस्ती में चली जाए. Understood. इसीलिए वो like they're not able to regulate their emotion response. They're not able to regulate. So वापस बिना सोचे वो फिल्टर के बिना ऐसे ही हो जाता है. अभी इसका आगे जाके ताल्लुकात भी है. नाउ यहाँ पे क्या बोलता है कि ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इनका डेवलपमेंट कम रहता है. तो वो जो फेमस डायलॉग है, कमिश्नर सोया हुआ है, वैसे ही यहाँ पे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सोया हुआ है. इसके लिए पूरा ब्रेन एग्जीक्यूटिव फंक्शन डिस्टर्बेंस एंड हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है. एंड दोज मेडिसिन्स विच वर्क ऑन द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, द स्टिमुलेंट्स. So they stimulate the prefrontal cortex so that they get the child in the control. That's how the things work when it comes to. So now you have got the difference in the brain. But यहाँ पे the rest of the brain is very well wired. Okay. In ADHD. In ADHD. But as compared to autism, local wiring अच्छा रहता है, long track wiring गड़बड़ रहता है. Correct. इसका और एक मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सुना कि मम्मा ने बोला चलो बेटा खाना खाने को आओ. तो ये जो मम्मा बोलती है, सुनते हैं, तब मेरा ऑडिटरी कॉर्टेक्स से मेरे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मैसेज जाता है कि चलो खाना रेडी है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेरे मोटर कॉर्टेक्स को बोलता है चलो चल के डाइनिंग टेबल पे जाओ. अभी यहाँ पे ये एनालाइज नहीं हो पाता एट द बेसिक लेवल. तो यहाँ पे ऑडिटरी से गया नहीं है, वहाँ पे ऑडिटरी तक जाता है. वो फिर क्या होता है, उसका आंसर ढूंढने के लिए पूरे ब्रेन को मैसेज दिया जाता है, आप इसका मतलब दो, इसका मतलब दो, इसका मतलब. सो इंस्टेड ऑफ सेंडिंग अ सिंगल स्टिमुलस, द होल ब्रेन इज स्टिमुलेटेड, एंड दैट इज द रीजन ऑफ दिस सेंसरी डिसरेगुलेशन. तो ये बच्चे फिर आवाज़ एक आता है, फिर विजुअली डिस्टर्ब होते हैं, मूवमेंट डिस्टर्ब होते हैं, एंड द चाइल्ड गोज अंडर लॉस ऑफ कंट्रोल. सो दैट्स अ बहुत इंटरेस्टिंग. ऑटिज्म इज अ लॉस ऑफ कंट्रोल. कनेक्टिविटी अपने बॉडी पे ही बच्चों का कंट्रोल चला जाता है. इन ADHD
दे वांट मोर कंट्रोल, उनको सब पे कंट्रोल करना है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स. Yeah, that's actually a very interesting way of putting it. ये आपको what is it more common in boys than in girls? Yeah. What is the कभी ना कभी तो बॉयज आगे जाने चाहिए ना लड़कियों के. तो ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज एन एरिया द बॉयज आर इन Yeah. मोर इन देन द गर्ल्स. द रेशियो इज इन बोथ. द रेशियो इज 4:1 in autism okay? and in 3:1, 2:1 in the boys. But there is a unfortunate other side also. When it comes to girls, the prognosis is not as good as in boys. For boys, their presentation is bit milder than the girls. So when it presents with the girls, unfortunately the problem outcomes are more in girls as compared to the boys, Okay. especially in autism. In Okay. ADHD, there is a very interesting finding. It starts with boys more than girls, but by some reason, when they come to the adolescence, फिर boys and girls compete with each other, so they becomes equally in both the things. वहाँ पे और एक Okay. छोटा सा ADHD का आपको 2 कंपोनेंट्स है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी. Impulsivity. तो हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी, तो हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव बॉयज एंड मोर ऑफ इनअटेंशन अटेंशन इश्यूज गर्ल्स. तो Girls. गर्ल्स में ज़्यादा अटेंशन इश्यूज रहते हैं एंड बॉयज में ज़्यादा हाइपर एक्टिव इशू रहते हैं. तो ADHD गर्ल्स विल प्रेजेंट विथ पुअर मार्क्स, लॉस ऑफ फोकस, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड कभी कभी डिप्रेशन एंड डाइट. वेल ADHD बॉयज मारा मारी, Understood. इम्पल्सिविटी, दिमाग में आया कर दिया. ये वही ये केस जो- है ना कि पोटेंशियल बहुत है बट देन दे आर नॉट डूइंग इट, Absolutely. दे नॉट पेइंग अटेंशन. पेरेंट्स यही मतलब सुनते हैं Absolutely. ऑल So- दिस पेरेंट टीचर मीटिंग में यही सुनने को होता आता रहता है. है. हाँ, तो उनका सबसे यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस भी बताता हूँ. ऑटिज्म में कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं दे आर हाइपर फोकस्ड. ओके. तो देर आई मीन सीन अ केस जिसको डायनासोर के बारे में लाइक अ PhD बोल सकता है. सो इज हाइपर फोकस्ड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड ADHD बच्चे में लैक ऑफ फोकस. सो वहाँ पे एक जगह पे फोकस नहीं, दैट इज ADHD. फिर कभी कभी हाइपर फोकस, दैट इज ऑटोमेटिकली हाइपर फोकस इतना रहता है कि बाकी बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं लेकिन ये अपने डायनासोर में ही पड़ा हुआ है. एंड अनफॉर्चुनेटली नाउ वी गेट डिस्कनेक्टेड. चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ से निकलेंगे नहीं, वही पे तो उसी focus में रह रहेगा. जाता है. तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या है, दैट इज द वे दे कैन नॉट कंटिन्यू कनेक्टिंग विद द अदर किड्स. बट इसका पॉजिटिव क्या, अगर पेरेंट्स को यह समझा कि मेरा बच्चा इस चीज़ में एक्सपर्ट है, इस चीज़ में फोकस्ड है. आई टेल माई ओन पेशेंट स्टोरी. नो इज बिग बॉय बिकॉज ही वॉज हाइपर फोकस्ड इन द किचन एक्टिविटीज. Oh, wow. आज वो एक 5-star होटल में शेफ का काम कर रहा है Wow. एंड अर्निंग हिज ब्रेड. Wow. बिकॉज मम्मी पापा ने भाप लिया कि इसका ये फोकस जो है एक किचन इसका यहाँ स्किल्स पे में interest and है, उन्होंने focus उसको है. डेवलप किया. एक और एक केस यहाँ पे बताता हूँ. पापा को देखा ऑटिज्म के बच्चे में कि नॉन वर्बल चाइल्ड, ये बच्चे में उनको देखा कि ये बच्चा को पानी का शौक है, यानी ऑब्सेशन है एंड रोटेटिंग वेस्टिबुलर, इनको स्पिनिंग का शौक है. तो एक दिन पापा को दिमाग खराब हो गया. उन्होंने बोला चलो बेटा आप ये दोनों आपको लगता है ना अच्छा, वॉशिंग मशीन लगाना शुरू करो. एंड द चाइल्ड लिटिल लर्न इन अ डे और टू हाउ टू ऑपरेट अ वॉशिंग मशीन. Wow. एंड यही चीज़ नाउ दिस माई सेकंड चाइल्ड विच आई लुक एट अ सक्सेस स्टोरी. वो अभी एक बड़े का फैक्ट्री के फ्लोर पे 400 वर्कर्स के कपड़े धोने का लॉन्ड्री पापा ने वहाँ पे सेट किया. एंड अगेन द चाइल्ड इज सेटल्ड एज अ वोकेशन. नाउ दिस चाइल्ड इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी. what they used, the savant skill or the hyper focus of that child to the development of the career and the settlement of the child. ADHD में भी कुछ अलग है. This is a great thing that parents should be doing. They shouldn't मतलब Yes. जहाँ पे interest है, जहाँ पे already you have a talent, then Absolutely. why not go and explore that? Why confine yourself to what society would want? you to इसीलिए do? द प्रोग्राम आई रन, आई कॉल इट GPAT. मुझे तो आपको पता ही चला होगा कि Yes. शॉर्ट फॉर्म्स अच्छे लगते हैं. Yes. तो गुड बोले पेरेंट टेस्ट थेरेपिस्ट. मैं बोलता हूँ पेरेंट्स, द मम्मी पापा जो अपने बच्चों को जानते हैं वो सबसे अच्छी चीज़ है. एंड द पेरेंट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर चाइल्ड, दे आर गोइंग टू डू वंडरफुल जॉब. फॉर एग्जाम्पल हम थेरेपी जाते हैं, हम 45 मिनट में थेरेपी देके कैन वी चेंज द चाइल्ड. मैं और एक एग्जांपल देता हूँ कि सुबह सुबह आपने भरपेट खाना खाया, इसके लिए शाम को भूख नहीं लगती, ऐसा होता है क्या? शाम को भूख लगती है. वैसा ही दोपहर को मैंने आधे घंटे की OT की है, इसलिए मेरा बच्चा सुबह रेगुलेटेड रहने वाला है क्या? नहीं. नहीं. तो इसके लिए क्या होता है, वो थेरेपी को आना जाना, थेरेपी के लिए पैसा खर्चा करना एंड डिस्टेंसेस, इस सब में बेचारे पेरेंट पूरे थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. इंस्टेड उसमें से हाफ टाइम उन्होंने, दैट्स व्हाट आई टेल पीपल, कि अगर आप खुद समझ ले और अपने बच्चे के लिए थेरेपिस्ट की मदद से ट्रेनिंग ले लें एंड देन यू वर्क ऑन द चाइल्ड. फिर आपको पता है
कि सुबह अभी मेरे बच्चे से मुझे कुछ डेली रूटीन्स करवाने, उसके पहले आई गेव हिम थोड़ी सी प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर एक्टिविटीज़ दे दी, उसको मैंने जंपिंग करवाया, बॉल खेला, तो उसके बाद ये सब रेगुलेटर होने के साथ द चाइल्ड गोइंग टू परफॉर्म। मेरे एक बच्चे की स्टोरी है जो ऑटिज्म में भी काम आता है, ADHD में काम आता है। उसको उन्होंने, मैंने जब उनको रिक्वेस्ट किया कि स्कूल जाने के पहले अपने बच्चे को चलाओ, उनको फिजिकली थोड़ा सा एग्जॉस्ट करो, तो स्कूल में परफॉर्म होने वाला है। तो पेरेंट ने मेरी तरफ से शंका की तरह से ऐसे कैसे होने वाला है। फिर मैंने आई गिवन एग्जाम्पल, मम्मा को मैंने पूछा कि आपका जो कुकर रहता है, प्रेशर कुकर, अगर उसकी सीटी अटक गई तो क्या होगा? तो फिर कुकर ब्लास्ट होगा। बट अगर सीटी बचती रही, कुकर ठीक रहेगा। वही हालत ADHD के बच्चों का है। अगर सुबह उसने एक्सरसाइज किया, स्कूल जाने के पहले एक्सरसाइज हुआ, अपनी बिल्डिंग के 3-4 मंजिल उसने ऊपर नीचे विथ तो फिर वहाँ पे वो जो एनर्जी है उसने तो एग्जॉस्ट सीटी बच गई है, फूटेगी नहीं, स्कूल में चांद रहेगा, टीचर की गालियाँ कम खाएगा। करेक्ट। सिंपल चीज़ है एंड दैट वर्क्स। सो ये कब कर हो सकता है? जब पेरेंट्स खुद अपने बच्चों पे काम करें। तो मेरी यहाँ पे सबको रिक्वेस्ट है कि यू कैन बी अ वेरी गुड टीचर, थेरेपिस्ट, एंड दैट टू बहुत इंटरेस्टिंग है, थेरेपिस्ट और बच्चा इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशन। जब घर पे मम्मी मम्मा एंड चाइल्ड इज़ अ इमोशनल रिलेशन। तो मम्मी को पता है अभी मेरे बच्चे का मूड नहीं है, तो मम्मा क्या बोलेगी, चलो 10 मिनट रुकते हैं, बाद में करते हैं। बट थेरेपिस्ट को टाइम दिया जाता है। And that is how if the things are done actively at home in both autism as well as ADHD, the results are always better. So it's a holistic approach rather than parent-centered approach. मैं तो और जगह बोलता है कि child-led parent-centered. Autism का एक अलग से डायग्नोसिस है कि autism आपने पता भी होगा कि इस ब्रेन का स्कैन करो नॉर्मल आता है, EEG करो नॉर्मल आता है, पेरा करो नॉर्मल आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। फिर प्रॉब्लम कहाँ पे? तो एक इंटरेस्टिंग वे टू से इट इज, मैं बोल सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं बोलना, मैं आपकी तरफ देख सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं देखना। ये किस चीज़ का खेल है? मन का खेल है, माइंड। सो ऑटिज्म का हर एक डिसीजन बोला जाता है इट्स अ थ्योरी ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या है? जब बच्चा मोटिवेटेड है तब कुछ भी करेगा, लेकिन अगर अंदर से नहीं है, मैं मेरे मन का राजा हूँ, what is another way of telling that? तो इसके लिए वापस this is the time now who is well connected with the child? Again the parents. So the parents if they are connected with the मन to मन की कनेक्शन है, मन की बात ये अगर अच्छी है तो फिर बच्चा करेगा, एंड विदाउट क्राई, विदाउट मारामारी करेगा। तो देयर इज अनदर वे, आई जस्ट डेविड करके बोल रहा हूँ, अगर आपका बच्चे का थेरेपी में बच्चा रो रहा है तो गलत हो रहा है। तो रुला की चीज़ें करना किसी के बारे में भी, ना बच्चा ना किसी को भी, सो प्रेशराइज करके सीखने वाले नहीं है। द चाइल्ड शुड बी मोटिवेटेड। सो चाइल्ड लेड पेरेंट बेस्ड थेरेपीज दे गिव द बेस्ट रिजल्ट्स इन आइदर ऑफ द कंडीशंस। करेक्ट, मतलब 2-way अप्रोच यहाँ पे आके घर पे भी अप्लाई करना। सो थेरेपिस्ट से आप होम प्रोग्राम ले लो एंड होम प्रोग्राम घर में कन्वर्ट करो। आई गिव एन एग्जांपल, थेरेपिस्ट सिखाती है कि रेड ब्लॉक एंड ब्लू ब्लॉक सेपरेट करो। आप ही मुझे बताइए कौन से एग्जाम में रेड ब्लॉक ब्लू ब्लॉक सेपरेट करना है? कोई भी नहीं करते। लेकिन लाइफ में क्या फ़ायदा होने वाला है? आलू और प्याज सेपरेट करना सीखेगा तो काम आने वाली चीज़। थेरेपी में वो क्या क्ले से, वो आर्टिफिशियल क्ले से बच्चों को खेलना सिखाते हैं। कहाँ पे इसका इस्तेमाल है? लेकिन एक लड़का, ऑटिज्म के बच्चों में ज़्यादा रहता है, लेकिन लड़का अगर रोटी बनाना सीखेगा तो शादी जल्दी होने वाली है। सो दैट्स हाउ कन्वर्ट द थेरेपिस्ट इनटू द नेचुरल एक्टिविटीज। करेक्ट। सो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरी अभी दुनिया को समझ आ रहा है। सो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, ठोक के थेरेपी करना, प्लीज अवॉइड फ्रॉम दैट। ये कभी कभी हानिकारक है। It should always fit to how it's. So it's other way around. बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा अगर खेल रहा है चीज़ के, बच्चे कार के साथ खेल रहा है, तो हम क्या करते हैं? नहीं उसके साथ मत खेलो, जो मुझे करना है वो करेंगे। लेकिन शायद वो कार से खेलते हो, मैं करूँगा अरे रेड कार, ब्लू कार, सो मैं उसका कार सीखते खेलते वक्त मैं कलर सिखाऊंगा। सो दैट इज अ चाइल्ड लेड अप्रोच एंड इट ऑलवेज वर्क्स बेटर देन मुझे क्या सिखाना। करेक्ट। एक मम्मी का एग्जांपल बताता हूँ। बच्चे को बाय सम रीजन गणपति बापा का ऑब्सेशन। मम्मा ने क्या किया? गणपति को एक सूंड रहती है, 2 कान रहते हैं, उनके टिश्यू को 3 पत्ते रहते हैं, 4 हाथ रहते हैं, ऐसा करके 20 नंबर तक गणपति बापा के मदद से 20 नंबर सीखा। चाइल्ड लेड मोटिवेशनल थेरेपी। So these are the way one should be looking at the child rather than having a forced way of doing it. वो भी बंद कमरे में बच्चों को they don't learn. फिर क्या होता है? वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, प्रेशर में आके परफॉर्म करेंगे सोसाइटी में।
It's a real इट्स अ साइकिल Yeah. एंड दे गेट ट्रैप्ड एंड दैट्स नाउ पूरी दुनिया को ये नज़ारा बदलना चाहिए. और यहाँ पे भी लोग क्या सोचते हैं, कोई दूसरा मेरे लिए करेगा. ये तो पुरानी कहावत है, कोई दूसरा मेरे लिए करे तो कुछ होने वाला नहीं. Nobody will मेरे help you बच्चे but के लिए हेल्प yourself. करूँगा. एंड इसके लिए फिर लोग बोलते हैं कि इसका मतलब है मुझे कुछ सब काम दाम छोड़ के बैठना पड़ेगा. नो, मम्मी पापा ने, पूरी फैमिली ने दिन में सिर्फ 6 घंटे बच्चे के लिए दिए. एंड 6 घंटे अलग से देने का नहीं. अगर ब्रशिंग बच्चे का मैं बच्चों के हाथ से करवा रही हूँ तो दैट इज काउंटिंग. Correct. तो मैंने 5 मिनट का ब्रशिंग किया, 6 घंटे का 5 मिनट हो गया. Exactly. बच्चों को खाना खिलाते वक्त मैंने हाथ में चम्मच बोल दिया, बेटा चम्मच, तो ये 1 मिनट उसके 6 20 आवर्स मिनट का हो वहाँ पे गया. हो गए, हाँ. तो ऐसा करके अपने ही लाइफस्टाइल में अगर थेरेपीज इंटीग्रेट करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिलने वाले. That's, ADHD में थोड़ा सा अलग है. What did you call this? You called it G-pad. गोडबोलेस पेरेंट एज थेरेपिस्ट प्रोग्राम. Parent, एज थेरेपिस्ट. parent as therapist, wow. इसका और एक आगे का वर्जन है आईगोल. आईगोल इज व्हाट? हाँ. बिकॉज़ नाउडेज दिस नेक्स्ट जनरेशन लाइक्स Yeah, we like to make these. मेक शॉर्ट फॉर्म. सो Yeah. आईगोल मींस इंडिविजुअलाइज. वापस गोडबोले मेरा इसके लिए बोलता Yes. ऑनलाइन ऑटिज्म लर्निंग. सो दैट इज अ गोल. So we iGoal. look at it double way. So it's a goal for the parent. And if you Individualized, God Goal police. autism, Autism. online autism learning. Online So autism यहाँ पे learning. मतलब क्या है कि आजकल का डिस्टेंस आर वेरी बिकमिंग डिफिकल्ट. ट्रैफिक जाम्स एंड ऑल दोज इश्यूज आते हैं. तो यहाँ पे आना जाना डिफिकल्ट रहता है. मेरे पेशेंट की जहाँ से ये गोल प्रोग्राम का ओरिजिन हुआ, तो बेटा एक बच्चा 1.5 घंटा ट्रैवल करके मेरे पास आता था. फिर 45 मिनट थेरेपी होती थी और 1.5 घंटा वापस चला जाता. तो थेरेपी का सब इफेक्ट वापस जाने के 1.5 घंटे में चला जाता. And mostly parents, टाइम नहीं रहता है थके जाते हैं. सो 3 घंटे जाते हैं आधे घंटे के लिए. तो इंस्टेड द पेरेंट्स स्टार्ट लर्निंग. आजकल टेक्नोलॉजी बड़ी है, तो टेक्नोलॉजी की अपेक्षा इफ वी टीच द पेरेंट्स, इफ दे आर सिटिंग एट होम एंड दे लर्न द स्किल्स एंड वर्क ऑन द. सो आप लोग का फनल अप्रोच, तो टीच द पेरेंट्स, पेरेंट टीच द चाइल्ड. Wow. तो इससे एवरीबडी इज हैप्पी. एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. दोनों तीनों ऑल न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, एक्चुअली फॉरगेट अबाउट न्यूरो डेवलपमेंट, एनीबडी हंसी मजाक से सीखेंगे Correct. तो मज़ा आता है. मार मार के सिखाएंगे भूल जाते. तो इफ़ देयर इज अ एन्जॉयमेंट, आई वांटेड टू ऐड अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ओवर हियर कि अपने कमरे में कुछ स्मेल आ रहा है. वो स्मेल कहाँ से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा. तो आप क्या करोगे? First. आप रूम फ्रेशनर Yeah. का इस्तेमाल. बराबर. तो That's like a band-aid over अगर like a मिला bullet नहीं, hole, you know. अभी लोग आ रहे समझ नहीं आ रहा है आवाज स्मेल हाँ, कहाँ तो से room आ रहा है, freshener तो हम है. रूम फ्रेशनर इस्तेमाल करते हैं. वैसा ही ऑटिज्म जैसे ये जो बीमार है, या ऐसा स्मेल है जो कहाँ से आ रहा है पता नहीं चला. वी डोंट नो द कॉज. तो ऐसे वक्त में पेरेंट का मूड फ्रेश होता, द होल फैमिली इज एनर्जाइज, हैप्पी, देन दैट लर्निंग फॉर द चाइल्ड इज मच ईजियर एंड मच एन्जॉयबल. इससे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल पेरेंट्स का भी कम रहता है. आई ऑलवेज टेल पेरेंट क्या ऐसा मत हो जाओ जो होता है कि ऑटिज्म के बच्चों के पीछे लगते लगते पेरेंट ही ऑस्टिटिक, किसी में लोगों में मिक्स नहीं होते, अपने अपने दुनिया में रहते, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. ये मत करो. यू डोंट हैव ऑटिज्म, Correct. यू स्टार्ट एंजॉइंग एंड देन यू कैन रियली हेल्प द चाइल्ड आउट. Yeah. और ADHD उल्टा है. ADHD वैसे भी इंटेलिजेंट है लेकिन फोकस नहीं, तो इनके फोकस पे काम करना है. तो दैट इज वेयर नाउ द थिंग्स गो बिट डिफरेंट. तो इन बच्चों के साथ फिजिकल मूवमेंट्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू द वे ऑफ एक जगह पे बैठ के. Correct. सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, लर्निंग स्टाइल. लड़कियाँ, आपसे माफ़ी मांग के बोलता हूँ, लड़कियाँ ऑडिटरी लर्नर रहती हैं. Yes, correct. सो उनका क्या रहता है, टीचर बोलती है एक एक वर्ड लिखने में उनको मजा आता है एंड दे लर्न लाइक दैट. नथिंग रॉन्ग अबाउट दैट, इज देयर लर्निंग स्टाइल. लड़के विजुअल रहते हैं, सामने क्या चल रहा है, ब्लैक बोर्ड पे क्या है, टीचर का एक वीडियो दिखा दो तो उनके लिए ज्यादा सही टीचर रहता है. का चेहरे पे क्या है, बाजू वाला क्या कर रहा है, उसकी हेयर स्टाइल क्या है. दिस इज बॉयज. वेल ADHD दे आर स्टेप अहेड, दे आर एक्सपीरियंस बेस्ड लर्नर. जो हाथ से करेंगे वो ध्यान में रखें. तो आपने देखा होगा ADHD बच्चों का कल का सीखा हुआ आज भूलेंगे, बट कहीं पे गए हैं एंड वहाँ पे उन्होंने कुछ देखा है तो उनको 3-3 महीने का उनको याद रहता है. सो ADHD बच्चों का सीखने का टेक्निक क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग एंड दैट टू मूवमेंट बेस्ड लर्निंग. प्रैक्टिकली एक बार आई कर ट्राइड लेंगे आई कैन ट्रिक यहाँ पे पेरेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ. हम वो हॉपस्कॉच खेलते हैं, वो आपने हिंदी में उसको टिकरी वगैरह बोलते हैं. तो ज़मीन पे अगर आपने उसी हॉपस्कॉच के स्क्वायर्स में आपने एक टेबल डाल दिया, 3 का टेबल 10 खानों में डाल दिया एंड वो डिश फेंक के टिकरी फेंक के हॉपस्कॉच खेलते हो, मैंने चलो चौथे घर में जंप करनी है, तो 3 4 12. तो नो, ये जंपिंग करते करते बच्चे का टेबल पार्ट याद हो जाएगा. Wow. सो ADHD बच्चों को मूवमेंट से सिखाना. So it's a different way of learning. एब्सोल्युटली उनको
मेक देयर बॉडी मूव एंड दे विल रिमेंबर बेटर. उनको एक्सपीरियंस दे दो. वाटर साइकिल सिखाना है, घर पे बैठ के मत सिखाओ, लेके जाओ किसी माउंटेन पे बारिश के दिनों में. लेट द चाइल्ड लुक थ्रू द होल नेचर्स पर्सपेक्टिव, विल रिमेंबर इट परफेक्टली. और इसी को आगे जाके एक्सटेंशन, अगर ADHD बच्चों को एक जगह पे बिठाने वाला काम दिया, नहीं बोर होने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म. बट दीज आर द पीपल हु आर गुड इन मार्केटिंग, और गुड इन टूरिज्म, और गुड इन मूवमेंट. जहाँ पे मूवमेंट की जरूरत है, दे विल परफॉर्म बेटर. जहाँ पे दे हैव लाइक अ वर्सेटाइल रोल, जहाँ पे मूवमेंट है, दे विल डू इट. ये पेरेंट के, जैसे मैंने हाइपर फोकस का ऑटिज्म में बोला, यहाँ पे ये मूवमेंट को पेरेंट ने ध्यान में रखा, उनके बच्चे का सक्सेस जल्दी आने. करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ऑटिज्म में हाइपर फोकस जहाँ पे है, हाँ, तो उसी को ट्रेन करो. करेक्ट. और यहाँ पे उनका मूवमेंट है, उसके ऊपर फोकस करो. ओके. एंड देन डू वेरी. तो जब एक बच्चा आपके पास आता है, सो हाउ एग्जैक्टली डू यू गो अबाउट डायग्नोसिंग देम, एंड ये कॉमन क्या है? मतलब मैंने सुना है कि बहुत से बच्चों में जहाँ पे ऑटिज्म है, ADHD भी है, तो वहाँ पे क्या होता है? थोड़ा सा एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा सबको वार्निंग देता हूँ. ऑटिज्म सेंटर ऑफ द ब्रेन, ADHD फ्रंटल लोब. ऑटिज्म पुअर सोशल, ADHD मोर सोशल. तो ये दोनों एक्चुअली अलग अलग. तो अगर अनफॉर्चुनेटली होता है, अनफॉर्चुनेटली वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे दोनों एक साथ होता है. यहाँ पे सोचो क्या दिमाग में चल रहा है. दिमाग का एक पार्ट बोल रहा है मुझे नहीं लोगों में मिलना है, और दूसरा पार्ट बोल रहा है मुझे मूव करना है. तो ये एक साथ होगा तो मेरे दिमाग के तो पूरा वॉर ही होने वाला है. एंड दैट्स व्हाई ADHD एंड ऑटिज्म, जिसको आजकल AUHD बोलते हैं, AUDHD बोलते हैं. तो ये जो रहता है ये बहुत रेयर है. ये डायग्नोसिस करते वक्त 10 बार सोचना है, क्योंकि यहाँ पे उनको मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उनके थेरेपीज के लिए बहुत कॉम्प्लिकेशंस है. फिर जब एक साथ आता है तब गड़बड़ है. पर एक्चुअली जो ऑटिज्म का हाइपर एक्टिविटी रहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो पर्पजलेस है. तो ऑटिज्म का डायग्नोसिस करते वक्त अपने को पहले देखने का, सो आई ऑलवेज लुक एट व्हेन अ चाइल्ड कम्स टू मी, मैं पहले देखता हूँ इसका जो कनेक्ट है, पहले कनेक्ट पे देखो, इज द चाइल्ड कनेक्ट. वो छोटा भी हो लेकिन कनेक्टेड है क्या. सो व्हेन इट गोज टू डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म एंड स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम, कनेक्ट कैसा है, सोशल इनपुट कैसा है, एंड स्पीच कैसे है. तीनों पॉइंट्स ऑटिज्म के, एंड रिपीटेटिवनेस, ये ऑटिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ADHD में मूवमेंट एंड रेस्टलेसनेस दे मेक द मेन कंपोनेंट. सो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए एज देखना है, ये कंप्लीट. सोशल कंपोनेंट ऑटिज्म, मूवमेंट कंपोनेंट ADHD, इतना सिंपल ध्यान में रखें. एंड जब एक साथ आता है तो, लेकिन भगवान न करे ऐसा हो, इट कम्स विथ अ लॉट्स ऑफ इश्यूज. तो कभी कभी गलत, और एक इट्स अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी, ADHD का लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस अच्छे रहते हैं. सोसाइटी में 10 में से 2 बच्चे, लोगों को छोड़ो, मैं भी हाइपर हूँ, लोगों में ADHD कॉमन है और इसका लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस भी ओके है. सो एज अ गुड पेरेंट एवरीबडी लाइक्स टू हैव डायग्नोसिस ऑफ ADHD, बट नॉट ऑफ ऑटिज्म. इसके लिए पीपल प्रेफर, एंड कभी कभी हमारे लोग भी ADHD का डायग्नोसिस देना पसंद करते हैं एट अर्ली एज. तो करना भी नहीं चाहिए. बट जब कभी आप बोलोगे बच्चा हाइपर है लेकिन कनेक्टेड नहीं, इट्स अ वार्निंग एंड इट्स अ रेड फ्लैग. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. अर्लियर प्रेजेंटेशन, थिंक ऑफ ऑटिज्म फर्स्ट, लेटर प्रेजेंटेशन, देन वी कंटिन्यू. सो ये थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए. सो एज क्या है, जेंडर क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, तभी डायग्नोसिस अच्छा होता है. बट इंटरेस्टिंगली इन बोथ द केसेस, no laboratory and imaging investigations are going to give the diagnosis. The diagnosis is purely clinical. Purely observation, clinical based. But यहाँ पे मैं सबको देता हूँ कि even if there is a diagnosis, please don't work on the diagnosis. तो child भी तो autism, ये सबसे बड़ा diagnosis है. So there is a फलाना एक अच्छे नाम से लड़के का नाम, that child is the main person. We call it as a whole child approach. Okay. So work on the child and its SWOT analysis. I think the other strengths, industry knows strength, weakness, opportunity, threat. So if you work on SWOT analysis rather than a diagnosis, label से क्या करेगा? हमने बच्चे को लेबल करके अटका दिया. प्लीज डोंट वर्क ऑन द लेबल. Yeah, don't define it by that. Absolutely. अपने बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन नहीं, ओके वी नीड टू ट्रीट. अपने बच्चों को लोगों के साथ कनेक्ट करने में दिक्कत आ रही है स्पीच पे, इसके ऊपर काम करो. तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, लेकिन द चाइल्ड इज वेरी लवेबल, हैप्पी चाइल्ड है, दैट्स इज स्ट्रेंथ. उसको बोलने में अड़चन आ रही है, दैट इज वीकनेस. हाँ, लेकिन अगर मम्मा पापा के साथ कनेक्ट हो रहा है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गेट कनेक्टेड. एंड स्क्रीन लगा के उसको सत्यानाश किया, दैट्स द थ्रेट. क्योंकि जब स्क्रीन आता है तो बच्चे उसी में कनेक्ट हो जाता है. सो दैट इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट ऑटिज्म. कि जब वन ऑफ द थियरी है कि एट द IT वालों की थियरी में बोलता हूँ इसको, कि एट बर्थ
मोस्ट ऑफ द ब्रेन सेल्स आर ऑन द बेंच. फिर उनको काम दिया जाता है, सो दैट बेंच वाला सेल डेस्क पे जाता है. दादी आती है, नानी आती है, बुआ आती है, इसको इस डिपार्टमेंट में भेज दिया, एंड इसको फिर इस एक कनेक्ट होने लगता है, तो एक कनेक्शंस डेवलप होने लगते हैं. अभी क्या हुआ है, थैंक्स टू मॉडर्नाइजेशन, ये सब बंद करके हमने बच्चे के हाथ में मॉडर्न मोबाइल थमा दिया. फिर ये सब बेंच का बच्चा बेंच पे रह गया, वो डेस्क पे गया ही नहीं. मैं एक्चुअली इसके बारे में पूछने वाली थी कि व्हाट इज दी, क्योंकि स्क्रीन टाइम इज अफेक्टिंग अस एज अडल्ट्स. तो एब्सोल्युटली. एक बच्चे के हाथ में स्क्रीन देना, आई वुड थिंक, मतलब जस्ट नॉर्मली व्हेन यू लुक एट सोसाइटी की कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग. करेक्ट. कि वी यूज्ड टू हैव एन एक्चुअल चाइल्डहुड जहाँ पे बाहर जाके खेलते थे, वी यूज्ड टू टॉक टू अदर्स, Yeah. वी हैड लाइक अ वेरी वाइब्रेंट चाइल्डहुड व्हेन कंपेयर्ड टू अभी. मैं देखती हूँ कि बच्चा बस रो रहा है, हाथ में पकड़ा दिया है एक स्क्रीन, हाँ ठीक है, बस यही देख रहा है, पेरेंट्स अपने इसमें बिजी है. चले गए. हाँ. तो So, this मैं तो will बोलता हूँ ये affect- जो जनरेशन जेड एंड जेन अल्फा वाली जो जनरेशन है, इनको छठा उंगली स्क्रीन का है. सो दे आर बॉर्न विद द स्क्रीन. दैट इज अ वेरी डेट्रीमेंटल, पूरी लाइफ को सकता है. एआई तो बाद में, पहला इसे यही स्क्रीन अपने बच्चों, क्योंकि क्या होता है, मुझे अगर कुछ इनपुट चाहिए तो मैं जब स्वाइप करता हूँ तो मुझे इनपुट विदाउट एनी परेशानी मिलता है. लेकिन जब मम्मा के साथ मुझे कनेक्ट होना है तो मम्मा की तरफ देखना है, मम्मा ने मेरी तरफ देखना है, फिर ये सब में आई लूज द इंटरेस्ट. बट यही तो सबसे ज़रूरी है. तो जब मुझे पता चलता है कि इफ़ आई कैन गेट माई इनपुट फ्रॉम दिस मशीन, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों दुनिया के साथ कनेक्ट. It's like a dopamine issue, right? Absolutely. And then वहाँ पे gratification थोड़ा क्या तो मजा आता है, and you get connected and you get into that. Yeah, there's so many different So things ये adolescent happening. भी, मैं तो बोलता हूँ apparently typical neurotypical बच्चे thanks to the screen वो भी autistic behavior करते हैं. यही वो बोलते हैं ना वर्चुअल ऑटिज्म As करके. that's why. So though it is not a obviously not a- yeah. scientific term, but I really appreciate the concept that ये क्या चल रहा है, हम we are getting connected to the screen, and by doing that we are not getting connected to each other. Yeah. तो देख रहा है कि यंग बॉय एंड गर्ल आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, बट इंस्टेड ऑफ रोमांटिक बात करने के बजाय वो मोबाइल पे घुस जाते हैं. ये क्या लाइफ है क्या? This exactly. तो इसका ये आगे जाके क्या होने वाला है. Exactly. मम्मी पापा भी घर आने के बाद टीवी लगा के बैठते बच्चे के साथ, बच्चे को पापा को कुछ बोलना रहता है, मैंने ये किया, वो बोलते हैं पापा के लिए जो अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है. And then the whole family gets addicted to that. So this is another message I think we should all give to the people of that. Please stop screen. And यहाँ पे भी अगर आपको कम करना है तो पहले मोबाइल से टीवी पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि टीवी की चीज़ें टीवी में रह जाती है, और वो बड़ा स्क्रीन रहता है, उतना उसका असर मोबाइल से कम होता है. उनके हाथ से मोबाइल निकालना ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. बट मोबाइल इज द ओनली कॉज नहीं. देर इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड देन एडेड ओवर इट इज द एनवायरमेंटल. एंड एनवायरमेंट का एक कंपोनेंट पुअर कम्युनिकेशन एंड स्क्रीन यूज ज़्यादा है. Understood. It's a very important Yeah. thing to make sure that children don't use screens. right? पहले They should have- पेरेंट, yeah. पेरेंट का बंद करेंगे Parent- बच्चों को हो जाए. Yeah, and human beings are social creatures. We're meant to interact with. Absolutely. बट यही तो डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, Yeah. एक अनदर थ्योरी ऑफ ऑटिज्म. वहाँ पे क्या बोलते हैं कि दोनों मम्मी पापा बच्चे जन्म होने के बाद बिफोर दे आर वर्किंग ऑन लैपटॉप्स, सो दे आर एवरी डे कनेक्टेड ऑन द मशीन. तो जो मम्मी पापा अपने बच्चे को जो डेटा पोटेंशियल देने वाले, तो पोटेंशियल में क्या जाता है डार्विन थ्योरी के लिए, तो मुझे आज मशीन के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, लोगों के साथ नहीं. सो द चाइल्ड इज गिवन दैट इसी जन्म में इसी जन्म का पाप बच्चों को दिया जाता है. एंड द चाइल्ड इज बॉर्न विद, तो आप लोगों में बोला भी है 3-3 महीने के बच्चे यूट्यूब तक पहुँचते हैं. कहाँ से आया होगा? प्रॉब्ली ये जेनेटिक पोटेंशियल मिल गया उसको, Yeah. एंड नॉट टू कनेक्ट विद पीपल. And that is the unfortunate. Yeah, it is really, really unfortunate. And And I can see the difference in kids these days, Yeah. you know, when you interact with them, they're not interested. हाँ. They're just like, हाँ ठीक है, can I go watch my cartoon now? Can I go do बस, this and now? करके उनका ही बस- कार्टून बन जाता है फिर. Literally. My God. This is, yeah, it's definitely a big concern. So now can you tell me, ये nutrition issues, how does it impact your behavior? How does it relate to autism, ADHD and all these? I think it is not only in autism and ADHD. Everything there is a connection. हमारे Yeah. पुरखों से चला हुआ चीज़ है. Yeah. दिमाग का रास्ता पेट से जाता है. पेट से, exactly. And I really 110% I agree with that. आप ही देखो, आपने बहुत सारा हेवी मिठाई वाला खाना खाया, तो दिमाग सोने Off वाला हो है. जाता है. तो एक उल्टा मैंने चटपटी चीज़ें बहुत सारी खाई तो मैं इरिटेट होने वाला. तो ये एग्जाम्पल है कि हाउ द न्यूट्रिशन, क्विकली आई कैन टेल यू दैट न्यूट्रिशन डेफिनेटली अफेक्ट्स द ब्रेन. तो यहाँ पे अभी द ब्रेन डेवलपमेंट को सोचना है.
तो ब्रेन डेवलपमेंट के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्या कि द ब्रेन को पहले क्या है द डाइजेशन शुड बी गुड. Correct. तो वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑटिज्म एंड टू सम एक्सटेंट ADHD इज दैट देयर आर सम इश्यूज विद द गट. Gut. तो गट ब्रेन एक्सिस जो बोलते हैं एंड गट का ऐसा बोला जाता है कि देयर इज अ सेकंड ब्रेन इन द बॉडी The gut is your second brain, एंड yeah. जहाँ पे सीरोटोनिन एंड 90% वहाँ पे right? तैयार होता है. Yeah. तो इसके लिए वी नीड टू टेक केयर ऑफ द गट. तो घाट के पहले क्या हो जाता है व्हेन वी से ना हिंदी में बोला जाता है हम मैं नहीं बोला जाता हिंदी में क्या बोलते हैं हम. तो ये हम का मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ मैं और मेरी तन्हाई जैसे मैं और मेरे बैक्टीरिया. तो ये जो गट के जो बैक्टीरियाज है वो 2 किलो है. तो ये 2 किलो बैक्टीरिया का हम आजकल उनका ख्याल ही नहीं करते. दे आर गुड बैक्टीरियाज. दे आर हेल्पिंग अस टू डाइजेस्ट द फूड. इम्यूनिटी के लिए हेल्प करते हैं. गट की इंटीग्रिटी के लिए हेल्प करते हैं. एंड ये न्यूरोट्रांसमीटर डेवलप करने के लिए. सो वन ऑफ द वे टू स्टार्ट विज इज मैं खुद तो मानता हूँ जब मैं आई स्टार्ट वर्किंग विद माई चिल्ड्रन आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स कि चलो लेट्स वर्क विद द गट फर्स्ट. तो उनका गट हेल्थ अच्छा करो. यू कैन गिव गुड क्वालिटी ऑफ प्रोबायोटिक्स इन अ planned way in the early stage. Probiotic बाद में देने के वजह start the therapies with the probiotic. Correct. So work on the gut. And जब gut काम करने लगेगी पूरी brain system भी अच्छा काम करने वाले. So that's first part. दूसरा पार्ट क्या आता है ना गट से तो आ गया हमने गट की हेल्थ मैनेज की. दिमाग को ब्रेन क्या लगता है. सो हम लोग बोलते हैं ना कि आप फैट हेडेड हो बट सच्ची में हम फैट हेडेड. Correct. हमारा ब्रेन का 70% ऑफ द ब्रेन आर इसेंशियल फैटी एसिड्स. Correct. एंड यहाँ पे इसेंशियल फैटी एसिड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का रोल है. सो दैट इज अनदर न्यूट्रिशन जो थोड़ा वेजिटेरियन डाइट में कम रहता है. नहीं हो सकता ऐसा नहीं है किया सीड्स But कम रहता है. सो ये हम अर्ली डेज में दे पाएंगे तो इट वर्क्स वेल. दूसरा पार्ट रहता है ये दिमाग का जो सिग्नल ट्रांसमिशन है. सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए व्हाट वी रिक्वायर इज the vitamins in the good doses, especially the B12, folic acid, ये सब जो रहता है these are the things which take care of that signal transmission. So ये nutrition that again help in the development of the brain and improving the signals. But are they the cause of disease? No. तो आजकल एक बीच में आया था कि मैं एक पर्टिकुलर विटामिन दे दूँ और ऑटिज्म ठीक होना. ऐसा नहीं है. They add to the problem. Correct. So nutrition is a way of improving the जहाँ पे problem. फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी ये दिक्कत है एंड ये डेफिशिएंसी होने की वजह से दिक्कत और भी है. Absolutely. उससे ADHD. हाँ एग्जैक्टली. एक सो इट्स ADHD का बेटर टू example. सप्लीमेंट इट रादर देन You are on the mark. Yeah. So ADHD का एग्जांपल बताओ. ADHD में वैसे भी हाइपर है और आयरन डेफिशिएंसी हो गई. तो और तो भी ADHD issue का है. हाइपर एक्टिविटी बढ़ने वाला है. सो करेक्टेड आयरन डेफिशिएंसी. ऑटिज्म में B12 फोलिक एसिड करेक्ट करो. बट विल दे रिप्लेस द थेरेपीज? बिग नो. सो मेरा सबके लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि न्यूट्रिशन विल ऐड टू द इट्स अ होलिस्टिक वे. तो सप्लीमेंट्स भी ओनली सप्लीमेंट देने का है एंड फिर न्यूट्रिशन फॉर ओमेगा 3 दे रहे हैं बट ओमेगा 6 पे मैंने काम नहीं उनको कम नहीं किया. तो आई एम गिविंग लॉट्स ऑफ फैट्स चीज़ एंड पनीर खिला रहा हूँ मिल्क प्रोडक्ट खिला रहा हूँ जो ओमेगा 3 का डाइजेशन एब्सॉर्ब करते हैं. दे रहा हूँ मैं ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लेकिन मैंने ओमेगा 6 कंट्रोल नहीं किया. फायदा क्या? करेक्ट. सो व्हेन यू यूज सप्लीमेंट्स विथ अ सेंस. आजकल और एक गड़बड़ हो जाती है. सप्लीमेंट की खिचड़ी दी जाती है. तो एक ही प्रिस्क्रिप्शन में ओमेगा 3 रहता है B12 रहता है आयरन रहता है बेचारे का पेट ही उससे भर जाता है. ये गलत है. सो यूज सप्लीमेंट्स वाइजली यूज न्यूट्रिएंट्स वाइजली. जहाँ पे इस बच्चे को इस चीज की जरूरत है तो ये देंगे. आइदर यू कैन इन्वेस्टिगेट बट इन्वेस्टिगेशन की वजह एक थोड़ा सा टाइम देके फैमिली का डाइट के बारे में पूछना. फैमिली के रोज का बच्चा क्या खा रहा है उसके सिलेक्टिव रहते हैं. ऑटिज्म के बच्चों में सिलेक्टिव रहते हैं तो दे डोंट ईट प्रॉपरली. सो ये इसके लिए इट्स नॉट ओनली गिविंग द मेडिकल सप्लीमेंट्स वर्क ऑन द डाइट एज वेल. Understood. So सब अभी आपको पता होगा GFC है ग्लूटेन फ्री केज़न फ्री. बट इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट डाइट. अगर ये अच्छी तरह से नहीं मैनेज किया तो चाइल्ड में लैंड अप इन माल न्यूट्रिशन. करेक्ट. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. न्यूट्रिशन इज अ टूल to keep a child healthy. What are your thoughts on keto diet, if I may ask? It is not a very good idea in either ADHD or autism. It is useful in some conditions of epilepsy. Some refractory epilepsies में keto diet has a wonderful result. But again, keto diet ये तलवा के साथ खेलना है. Yeah, it's like customized. You have to see if it's actually necessary for the child. It requires lot of parenting effort, lot of nutritional supplement, lot of investigations, and it's a lifestyle lot of change, monitoring. na? It's a lifestyle stage. And ये
मैं सब, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि ऑटिज्म के बच्चों में, ADHD के बच्चों में कीटो के बारे में, अनलेस दे आर एसोसिएटेड विद एपिलेप्सी, तब बराबर है। बट इन ओनली ऑटिज्म डाइट क्वालिटी पे ध्यान दे रहो, जेंटल डाइटिंग करो। टू गिव एन एग्जांपल, मैं रोटी पे ज़्यादा ना नहीं बोलूँगा, लेकिन मैदा करने वाले बिस्किट्स पे ना बोलूँगा। तो बेकरी बंद करना इज माई जेंटल वे ऑफ ग्लूटेन फ्री। मैं दूध चीज़ पनीर बंद करने को, लेकिन हमें पुरखों से जो चल रहा है दही छाछ, वहाँ पे बाहर लैक्टोबैसिलस मिल गया है, इट इज़ प्रोबायोटिक के साथ दे रहे हैं। सो नाउ दैट इज़ अ वे ऑफ जेंटल डाइटिंग। सो न्यूट्रिशन के बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं, एंड आई एम सो प्राउड दैट माई वाइफ इज शी वर्क्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। सो मेरे लिए वो एक स्ट्रेंथ है। वो मेरे खाने पेट की भी ख्याल रखते हैं और बच्चों का भी रखते हैं। मतलब दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री चीज हो जाती है। दैट्स व्हाई वी आर फाइंडिंग कि थोड़ा डाइट पे काम करें। लाइक 15-20% ऑफ द हाइपर एक्टिविटी डाइट से कम होती है, 15-20% एक्सरसाइज से कम होती है, एंड फिर सोचना है मेडिसिन का। तो इससे बोलते हैं ना कि एक स्पेक्ट्रम पे है बच्चे, सो वुड यू से कि न्यूट्रिशन विद राइट न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स एक्सेट्रा, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसको है ADHD या ऑटिज्म, ठीक है, तो बिहेवियरल इश्यूज उनका स्पेक्ट्रम में बहुत हाई है, बट लेट्स से हम ऐसे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स देके स्पेक्ट्रम में थोड़ा दे कैन रिड्यूस इट, राइट? Your point, summarizing it wonderfully. Yeah. So that is the way. I always say कि before thinking of behavioral के लिए medicinal use जो साइड इफेक्ट करते हैं, तो उनके पहले वर्क ऑन द डाइट, वर्क ऑन, मैं 3 चीज़ों पे बोलता हूँ, खाने पे काम करो, एक्सरसाइज पे काम करो, एंड स्लीप पे काम करो। सो अगर हमने स्लीप, डाइट एंड न्यूट्रिशन इसमें काम किया, तो यू विल सी, एंड एक्सरसाइज, ये तीनों पे हमने अगर काम किया, तो एक 15-20% तो वहीं पे रिजल्ट आता है। एग्जैक्टली, हाफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्योंकि फॉर एग्जांपल डाइट अच्छा हो गया, ब्रेन को हम स्टेबलाइज करते हैं, एक्सरसाइज हो गया, आई विल बी टेलिंग यू सम, जो हम कभी कभी जो दवा देनी पड़ती है बिहेवियर के लिए, लेकिन दवा से जो सेरोटोनिन, डोपामिन बन जाता है, एक्सरसाइज से वही होता है। करेक्ट। तो एक अगर 15 मिनट एक बच्चे ने अच्छी तरह से एक्सरसाइज किया है, तो वही डोपामिन एंड सेरोटोनिन उसको मिलने वाला है, नेचुरली मिल जाएगा। बट यहाँ पे आपने को भी काम करना पड़ता है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो पेरेंटिंग में ये उल्टा सोचो कि ना, द मदर एंड फादर शुड से दैट मेरे बच्चे के साथ खेलना ये प्रॉब्लम नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। उसका हाइपर एक्टिविटी कम होगा, मेरा पेट कम होगा। करेक्ट। तो दोनों के लिए वो फायदे की चीज़ है। 2 in 1। या रात को आई ऑलवेज रिकमेंड पेरेंट कि रोज़ रात को खाना खाने का पापा को बोलता हूँ कि बच्चे का हाथ पकड़ो और चल पड़ो आधा घंटे के लिए। तो क्या होता है, लो लाइट में जब बच्चे चलते हैं तो आँखों में वो पीनियल ग्लैंड का जो सेंसिटिव कनेक्शन रहता है, तो देन द चाइल्ड अपने पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट जाता है कि दिन खत्म हो गया है, एंड नाउ आई नीड टू स्लीप, एंड देन वो जो सीरोटोनिन बनने का मशीनरी बंद हो जाता है, एंड मेलाटोनिन शुरू हो जाता है। एंड फिर ये मेलाटोनिन अगर 30-40 मिनट पापा चल के आए, तो उसे 3 चीज़ें होने वाला है, बच्चा अच्छी तरह से सोने वाला है, पापा की हेल्थ अच्छी रहने वाली है, एंड पापा और मम्मी को झगड़े को टाइम नहीं मिलने वाला। तो सब मिलके दैट इज द वे द स्लीप इंप्रूव, एंड वहाँ पे जो एनर्जी, रेस्टलेसनेस है, तो सब वो कम भी हो spend जाता रहा है, वहाँ पे। दूसरा दिन अच्छी तरह से होता है। लेकिन कभी कभी ये ऑटिज्म के बच्चों में देखा गया, ADHD के बच्चों में थोड़े बहुत देखा गया कि उनका ये मेलाटोनिन सिक्रेशन में ही प्रॉब्लम है। हाँ, मैं वो तो पूछने वाली ऐसे थी, वक्त व्हाट इज द पे- परसेंटेज कि आई मीन आई फील लाइक अबाउट 80% ऑफ द चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और ADHD उनको स्लीप इश्यूज होता है, रहते ही है। इश्यूज So होता there are है। multiple reasons. One of the reason is melatonin secretion का दिक्कत। अगर ये है तो melatonin supplementation works. But this has to be taken with a pinch of salt. One should not just write melatonin and शुरू करो, no, क्योंकि ऑटिज्म के बच्चों का और एक प्रॉब्लम रहता है, उनको डे नाइट का रिदम ही पता नहीं चलता, उनका सर्केडियन क्लॉक ही नहीं ट्रेन रहते, सो उनका वो लेट चलता रहता है, एंड दैट्स द वे दे कैनॉट। उनका सेंसरी इशू रहता है, तो सेंसरी इश्यूज के कारण थोड़ा स्टिमुलेशन हो गया एंड उनकी नींद चली पूरा जाती है। खराब हो जाए। सो उनके लिए दैट्स नॉट, सो ओनली मेलाटोनिन इज नॉट द रीजन, देयर आर मल्टीपल फैक्टर रीजन, बट दे डेफिनेटली आर स्लीप इश्यूज। इतना ही नहीं, उनका स्लीप का मेंटेनेंस का क्वालिटी भी अच्छा नहीं रहता, सो दे वेक अप इन बिटवीन एंड देन दे गेट अगेन डिस्टर्ब। कभी कभी बच्चे उल्टा है, सोते हैं जल्दी बट सुबह 3 बजे उठ के बैठते हैं। सो ऑल द स्लीप इश्यूज, एंड आई टेल यू, जस्ट वर्क ऑन द स्लीप एंड यू वर्क ऑन द बिहेवियर्स। तो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड ओवर द ईयर्स कि अगर बच्चा मेरे पास बिहेवियर के साथ आता है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, नींद अच्छी है क्या, पेट ठीक है क्या, खाना चल रहा है क्या, एंड फिजिकल एक्टिविटी क्या। अगर ये तीनों पे काम अच्छी तरह से करेंगे, तो शायद बिहेवियर अपने आप डिसऑर्डर होने वाला है।
तो ज़्यादा काम है. बट स्लीप यू रियली नीड टू वर्क अपॉन. एंड कभी कभी कुछ बच्चों में शुरुआत के दिनों में थोड़ा मेलाटोनिन बाहर से सप्लीमेंट करके उसको स्लीप का रिदम एस्टेब्लिश करते हैं, देन यू रिमूव इट. यू कैनॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्गर टाइम. Okay. But one urgent solution, don't work on medicines as the priority, and sleep medication as such are not recommended in children, क्योंकि उससे क्या होता है पूरा उनके बॉडी का रिदम में अटपटा हो जाता है. तो ये अपने को, बट स्लीप यस यू आर वेरी यूजफुल. स्लीप जैसा दूसरा, बट कॉन्स्टिपेशन ऑटिज्म के बच्चों में वो भी एक एसोसिएशन होता है. सो वर्क ऑन दैट कॉन्स्टिपेशन. बच्चे का पेट साफ तो दिमाग साफ. तो दैट्स. But actually, I wanted to get your opinion on this. I have seen a lot of people talking, मतलब बहुत सारा research है about behavioral issues showing up before the gut issues start. Yeah. कभी कभी like हाँ ठीक है, let's say आज मेरा पेट खराब है, ओके, बट आई डोंट फुली नो कि हाँ ठीक है मुझे पेट का इशू है, दिस दैट. पहले मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मन नहीं लगता है काम करने में, या फिर इरिटेशन थोड़ा सा रहता है, एंड देन उसके बाद पेट का इशू चालू होता है. सो एम आई राइट इन थिंकिंग दैट व्हेन अ चाइल्ड इज प्रेजेंटिंग विद बिहेवियर्स लाइक ओके बहुत ज़्यादा इरिटेबल है या फिर मन नहीं लग रहा है उसको, कुड दैट बी एन स्टार्ट ऑफ अ गट इशू? लेट्स वो मुर्गा पहले अंडा पहले का स्टोरी. बट बिहेवियर ये 3-4 चीज़ों से एक साथ आती है. तो एक बिहेवियर का कारण रहता है गट इश्यूज, एंड वहाँ पे वो इंटेस्टाइन लाइनिंग, सीरोटिन कमी, ये वन ऑफ द रीज़न है. दूसरा रीज़न है डिमांडिंग. सो मुझे डिमांड्स है. सो आज आजू बाजू जो बिहेवियर दिखते हैं, हर बिहेवियर के लिए हम पेट को बोल नहीं सकते, क्योंकि मुझे आजकल जो ग्रीडीनेस बन गया कि आई वांट एवरीथिंग. एंड शुरुआत क्या होता है, आजकल 1 या 2 बच्चे रहते हैं, पेरेंट बहुत पैसा कमाने में जुटे रहते हैं, तो व्हाट दे डू, बच्चे को जो चाहिए देना शुरू करते हैं. एंड देन द चाइल्ड हैज़ दैट हैबिट कि मुझे सब मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिल गया. सो नाउ दिस बिहेवियर इज नॉट रिलेटेड टू द गट. करेक्ट. दिस रिलेटेड टू द ग्रीड, अपब्रिंगिंग एंड एनवायरनमेंट. तो उनको ये जो हैबिट लगती है कि मुझे सब मिलने वाला है. करेक्ट. तो ये एक कारण है कि देयर हैबिट्स. सो हैबिट्स एंड डिमांड्स, इसको अगर हमने राइट अर्ली एज से ट्रेन नहीं करेंगे तो शुरू के दिनों से जब ना बोलना चाहिए वो ना बोला ही नहीं जाता. क्योंकि आजकल एक गलत फहमी हो गई पेरेंट के दिमाग में, सॉफ्ट पेरेंटिंग. तो सॉफ्ट पेरेंटिंग इज अ बैड आइडिया. हाँ, फिर पेरेंट को फर्म इज द राइट वर्ड. रफ करने की जरूरत नहीं है, मारने की जरूरत नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं, बट ना बोले तो ना ही होना चाहिए. और अगर मम्मा ने ना बोला तो पापा ने ना बोलना चाहिए, दादी ने ना बोलना चाहिए. अपने यहाँ पे क्या होता है, बच्चा ना मम्मी ना बोलती है, सासू माँ बीच में आ जाती है, और फिर बाद में बच्चा बाजू में रहता है, बहू और सास की झड़ाई शुरू हो जाती है. तो इसके लिए एक्टिंग इन यूनिसन, दैट्स अनदर कॉज ऑफ बिहेवियर. सेकंड कॉज ऑफ बिहेवियर इन स्पेशली ऑटिज्म इज सेंसरी इश्यूज. कि हमें और आपको भी गर्मी सहन होनी होती है कि मुझे तो गणपति के जो आवाज़ रहता है, आई गेट इरिटेटेड, तो मेरा भी सेंसरी इशू है, तो बच्चों को भी रहने वाला है. तो ऑटिज्म में सिर्फ गट को गालियाँ मत दो. गट, सेंसरी इश्यूज एंड अर्ली एज में बच्चे को हाउ द चाइल्ड गेट्स द बिहेवियर ट्रेनिंग. बिहेवियर इज अ लर्नेड. मैं सबको बोलता हूँ, जब जन्म लेता है कोई भी हो, कितना स्वीट प्यारा सा नन्ना सा रहता है, इसको बिहेवियर कब आता है, हम सिखाते हैं. करेक्ट. सो दैट अर्ली एज ऑफ ट्रेनिंग जहाँ पे उसको टाइम मिलना चाहिए, एंड पेरेंट ने उसको प्यार तो करना ही है बट गलत चीज़ों पे रोकना भी है. ये आ गया तो बिहेवियर्स बिकम मच बेटर. एंड यहाँ पे गड़बड़ आजकल वहाँ पे क्या हो गया, आउटसोर्सिंग. फिर क्या हो जाता है, हम बच्चों को बिहेवियर थेरेपी कराते हैं, वापस वही प्रॉब्लम. दोपहर को मैंने बच्चे को बिहेवियर थेरेपी की, फिर ABA हो, CBT हो, वॉट एवर इट इज़, वो भी एक बंद कमरे में जहाँ पे पेरेंट्स सीखे हुए नहीं. और फिर रात को 9 बजे जब बच्चा बिहेवियर थ्रो करने वाला है, पापा तो ट्रेन नहीं है, मम्मा ट्रेन नहीं है, थेरेपी करके फ़ायदा क्या. करेक्ट. लेकिन हमें क्या लगता है कोई दूसरा मेरे बच्चे के स्क्रू टाइट करे, ये नहीं होने वाला. सो अगेन that parent as therapist model becomes very important. So can you tell me कि आप अपने practice में how do you integrate this model, कि what exactly do you do with children, what is your way of going about तो this? first thing I tell people, कि जो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वो स्मेल एंड रूम फ्रेशनर, तो अगर पेरेंट खुद पे पहले काम करना शुरू करें तो उनको पहले मुझे पहला शुरुआत वहीं से करना पड़ती है. पेरेंट दोनों मम्मी पापा, दे आर अनफॉर्चुनेटली थैंक्स टू गूगल सब पढ़ लेते हैं, एंड फिर को हाँ इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को ऑटिज्म है, मेरे बच्चे को ADHD, एंड दे कभी कभी ये दे जस्ट लूज हो. एंड व्हाट अनदर मिस्टेक पीपल डू, मेरे पास पैसा है चलो मैं इसको काम ले लाऊं, आउटसोर्सिंग. ये दोनों होने वाला नहीं. एंड इसमें सब पहले खुद को समझना है. सो मैं सबको बोलता हूँ, इफ़ यू आर स्टेबल योर चाइल्ड इज गोइंग टू डू वेल. सो स्टार्ट विद योरसेल्फ. तो दैट इज पार्ट 1. दूसरा पार्ट, yes, things are got very good, especially earlier the diagnosis.
better are the results. And that is a very important thing. बाद में करेंगे और 2 महीने रुकते no. Wait and watch approach. Wait and watch approach नहीं करना है. आज से बच्चे पे काम शुरू करो. ये भी होता है ना कि उसके पापा भी ऐसे ही थे, उसके दादा भी ऐसे ही थे. That is the wait and watch. ये जो typical grandparent approach रहता है. मैं बोलता हूँ उठता है ना, चलो शायद पापा जैसा ही है, मान लिया. पर अगर आज सिखाना शुरू किया, सिखाना माने इंजेक्शन देना नहीं है, गोली खाना नहीं है. बच्चे के साथ खेलना है, धमाल करना है, मस्ती करना है एंड उसको एक्शन एंड वर्ड को जोड़ना है. मैं मम्मा को एग्जांपल देता हूँ कि आज से आप अपने बच्चे के साथ कुछ भी ऑब्जेक्ट के साथ खेल रही हो, वस्तु के साथ खेल रही हो, कुछ एक्शन कर रही हो, उसको शब्दों का तड़का दो. तो मैं बच्चे को हाथ में चम्मच से खिला रही हूँ. सो व्हाट आई वांट टू डू फ्रॉम नाउ. जब बच्चे को मैं चम्मच से तो मैं बोलने वाला हूँ चम्मच, देखो चम्मच खाना. और ये करते वक्त टच करके बोलो. ऑटिज्म के बच्चों को आपने देखा होगा, उनको कुछ चाहिए तो हाथ पकड़ के लेके जाते हैं. सो उनका लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? टच है. तो फिर उनको पकड़, व्हाई डोंट यू यूज योर टच. मैंने आपको बोला था आईफोन विद द नेटवर्क इशू. अगर लैपटॉप के लिए मेरे पास वाईफाई नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ब्रॉडबैंड की लाइन जोड़ता हूँ. तो मैं मम्मी पापा को पहला डे को बोलता हूँ कि आपका हाथ, आपकी बॉडी, आपका ब्रॉडबैंड है. तो बच्चे के नज़दीक जाओ, टच करो. बच्चे ने आई कांटेक्ट नहीं दिया तो चलेगा, आपको देना है. लेकिन हम क्या करते हैं, मैं मोबाइल, हाँ चलो बेटा उठ जा, नहीं होने वाला. गेट कनेक्टेड विद द चाइल्ड एंड सिंगल वर्ड में बोलो. दैट गिव्स द मैजिक. फिर बच्चे को वर्ड पता चलता है. वहाँ पे ज़्यादा बग मैं लेडीज़ को सॉरी करके बोलता हूँ कि बहुत बोलना नहीं है, एक वर्ड में बोलना है, तब जाके वो दिमाग में ठहरने वाला है. यहाँ पे और एक छोटी गलती रहती है कि गलती भी है और अच्छी चीज़ भी है कि ऑटिज्म के बच्चों को रिटर्न लैंग्वेज कभी कभी बहुत जल्दी आती है. तो दे कैन से A to Z, दे कैन सिंग सॉन्ग्स, बट दे डोंट नो व्हाट द वस्तु है. तो मैं सबको बोलता हूँ वस्तु लेके ऑब्जेक्ट टॉक. तो ऑब्जेक्ट लेके सीखो. मेरे हाथ में एप्पल है और फिर मैं बोलता हूँ एप्पल, तो बच्चे को वो 3 डायमेंशन पर्सपेक्टिव से उसके एट्रीब्यूट के साथ ध्यान में रखने वाला. लेकिन मैं जब बुक से दिखाता हूँ तो ए से एप्पल हो जाता है, ए से अमिताभ बच्चन नहीं होता, ऐसे आलिया भट्ट नहीं होती, जो ज़्यादा जरूरी है. करेक्ट. लाइन पे बैठ के कहाँ पे स्कूल जाने वाला है. तो बुकिश बुद्धू मत बनाओ, वस्तुओं के साथ सिखाओ एंड खिलौने कम करो. दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांटेड पीपल टू गेट. क्योंकि जितना खिलौने बच्चा अपनी धुन में चला गया, मम्मी का नाक, मम्मी के बाल उसके अगर खिलौने बन गए, कनेक्शन आने वाला. करेक्ट. एंड फिर वो दुनिया के साथ कनेक्ट होने वाला. सो दैट इज, सो वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द होल फैमिली, होल चाइल्ड. एंड सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, एन्जॉयमेंट शुड बी इम्पोर्टेंट. अपने घर में चेंजेस करने अपने, सो इट इज़ नॉट समबडी एल्स विल डू इट. एंड इसमें एक्चुअली टाइम बचता है, पैसा बचता है, डिस्टेंस ट्रैवलिंग बचता है और मज़ा भी आती है. सो डोंट टेक दीज प्रॉब्लम्स एज अ प्रॉब्लम. करेक्ट. इट्स अलग, इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग. करेक्ट. ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग से अलग ये बच्चों को ट्रेनिंग है. ये अगर दिमाग में आए तो दिस स्टार्ट्स द थिंग्स बिकम मोर इंटरेस्टिंग. एंड this speaks a lot to the stigma in society that's like, Absolutely. you know, usually हाँ ठीक है, if you know I have a child and you know if the child has autism or something like that, usually it feels like oh my god ये ऐसा हो गया मेरे साथ, ये बहुत बुरा हो गया. But instead if they look at it with the approach of okay yes it is, everything is there, मतलब सब है, my child is highly intelligent, it's just that he needs to be taught like this in order to different learn way. Absolutely. So it's just the most of the time it's the stigma that comes from okay my child will not fit into the traditional methods that society has constructed and things like that, that will make a parent feel like okay बहुत overwhelming है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ. But if they look at it like हाँ ठीक है my child is so intelligent, ऐसे सिखाया गया तो इतना ज़्यादा सीख लेता है कि बाकी सबको he will surpass, he can right? surpass and he will learn his own way of life. Yeah. ये अपने को उसका वे ऑफ लाइफ अलग होने वाला, ये दिमाग में रख के शुरू करेंगे. मैं और एक पेरेंट को बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. आप भी आप अगर आगे बाद में देखते शुरू करोगे, अगर एनी फैमिली जहाँ पे ऑटिज्म का बच्चा है और उनको मैंने पूछा कि थोड़ा सा आंखें बंद करके सोचो आपके घर में सबसे हैप्पी कौन है, 2 मिनट में आंसर आता है मेरा बच्चा ही हैप्पी है. और हम क्या करते हैं, ये हैप्पी फ्रेश टोमेटो का ये थेरेपी करके उनका केचप बनाते. तो उनको टोमेटो रहने देने का, एंजॉय विथ योर चाइल्ड. तो आज का दिन तो अच्छा रहेगा, बाद में क्या होगा बात का सोचो. स्टार्ट एंजॉइंग विद द चाइल्ड टुडे. उससे आपका पेरेंटिंग अच्छा बन जाता है, आपका रोज का लाइफ क्वालिटी अच्छी रहती है. एंड बच्चे को भी एक कंफर्टेबल सुकून भरे एनवायरनमेंट में सीखने का चांस मिलता है. एंड दे लर्न better. They learn better. True. Absolutely. So
would you like to share a message from your side? A message that, of course, there have been so many, insights throughout this session that we've had, where right from your, Fab's way of, that to your God Bole's approach of, online iGoal and all these little different acronyms. Would you like to say one message to the parents out there who are watching this, just to let them know that they've got your support in these matters? Absolutely. So first thing is remember, अपने बच्चे का आप ही खुद अच्छा कर सकते हो, nobody else. तो खुद पे भरोसा रखो, खुद को संभाल के, दिस फॉर द पेरेंट. तो पहला पार्ट है खुद पे भरोसा रखो, खुद को संभाल के रखो, खुद की लाइफस्टाइल डिस्टर्ब मत करो. तो मुझे कुछ अलग करना है, नो, मेरा कल का लाइफ और आज का लाइफ अलग रहने वाला है, उसको वही रहने वाला है, थोड़ा सा उसको ट्विक करना है. एंड ये सब करते मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एन्जॉयमेंट. एंड अबाउट द थेरेपिस्ट, आई थिंक यू मस्ट बी रिमेंबरिंग, हम कहीं पे हाईवे पे जाते हैं तो वहाँ पे बोर्ड रहता है, स्टार्ट अर्ली, गो स्लोली, रीच सेफली. दैट इज द प्रिंसिपल फॉर थेरेपिस्ट. अपने बच्चे के साथ ट्रेनिंग जल्दी शुरू करो. हेल्प द चाइल्ड एट अर्ली, फ्रॉम द अर्ली स्टार्ट. इट इज़ नॉट गोइंग टू अ डेज जॉब. गो स्लोली, कंटिन्यू करते रहो काम, वहाँ पे फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, एंड देन यू आर गोइंग टू रीच सेफली. सो दैट इज माई मैसेज ऑन दैट पॉइंट. Wow. Trust the process. Absolutely. Basically. This has been an incredibly informative session. Thank you so much for taking the time out and for sharing these, I would say, like I said, like all the acronyms and the different ways you've put it. I feel it will help, a layman out there. Of course, for a parent, तो उनके लिए तो it'll be like, हाँ ठीक है, मुझे ये पता है, मेरे बच्चे को ये भी है. They'll have a lot of connect, of course. But even for a layman to just understand something, I feel like you've given great insights, sir. So thank you so much for coming out here today. Thank you for sharing this. Thank you so much. Thank you.